गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मस्त। चलो अच्छी बात है, ऐसे ही रहना हमें। ठीक है। ये बताओ मेरे को, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर खोजा तुम लोगों ने? नहीं मिला? से कैसे है? तो मिला होगा। क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने, ये याद है? सेल वॉल फॉर्मेशन कैसे करता है? कौन कैसे करता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। सोचो, बता दूंगी। यूकैरियोटिक, बेटा मेरे को भी लग रही है। अब मैं यहाँ पे शिमला तो ला नहीं सकती हूँ, है ना? या फिर तुम्हें शिमला लेके चली जाऊँ, इतने में अपना क्लास ओवर हो जाएगी, है ना? अब समझ सकते हो। ये लाइट ऑफ कर दो, इसकी वजह से क्या हो जाएगी? गर्मी कम होगी। इसकी वजह से ज़्यादा गर्मी लग रही है। वाली लाइट को ऑफ करो। लाइट ज़्यादा आएगी तो गर्मी ज़्यादा लगेगी। थोड़ी देर में ठीक हो जाए। अरे फिर ये ही नहीं दिखेगा। दिख रहा है क्या? फिर ठीक है, कर दो, फिर बंद कर दो। कर दो। हाँ ठीक है। अब थोड़ा सही होगा क्या? ये दिख रहा है ना, यूकैरियोटिक सेल। अब ठीक। बेटा यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? बताओ क्या होती है यूकैरियोटिक सेल? जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। और जिसमें क्या होता है? सेल ऑर्गेनल। ये वाली लाइट नहीं जलानी है, ये जलने दो। बेटा वकार मत करो। ऐसे नहीं करते, गलत बात होती। हाँ चलें आगे। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? ऐसी सेल होती है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड क्या पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होंगे तो साइटोप्लाज्म है उसका क्या हो जाएगा? कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा। कैसे? पहले पूरा पानी पानी है, उसमें क्या हो गया? थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, एक अलग कंपार्टमेंट हो गया। क्लोरोप्लास्ट ने अलग कंपार्टमेंट बना लिया। लाइसोसोम अलग कंपार्टमेंट हो गया, है ना? तो क्या बोला जाता है कि सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? एक खाली जगह है, ठीक है, उसके अंदर तुम क्या कर दो? एक कमरा बना दो, दूसरा कमरा बना दो, तीसरा, चौथा। तो क्या हो गया? वो अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गई ना। वैसे ही साइटोप्लाज्म पानी था, उसमें अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आ गए, की वजह से वो अलग अलग कंपार्टमेंट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में? और ये तुम्हें अच्छे से पता है कि साइटोप्लाज्म मेन एरेना होता है सेलुलर एक्टिविटी का, ये बात हम कर चुके। ठीक है, अब कोई भी यूकैरियोटिक सेल भी होगी तो उसमें क्या होगा? सेल वॉल भी होगी और सेल मेम्ब्रेन भी होगी। ठीक है, क्या सब और सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है? नहीं होती। इसके लिए हमें डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा, किस? प्लांट और एनिमल सेल में। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल सेल में? प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। दूसरा डिफरेंस, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। तीसरा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किस में पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है। किस में नहीं पाई जाती? एनिमल्स में। वैक्यूल्स या तो होंगी ही नहीं या फिर छोटी छोटी स्मॉल वैक्यूल्स पाई जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा प्लांट सेल में तो गोल्गी बॉडी होता है,
की स्ट्रक्चर क्या होती है, सिंपल होती है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। इसलिए प्लांट सेल के गोल्गी बॉडी को क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम। और एनिमल सेल में क्या बोलेंगे, गोल्गी बॉडी ही बोल। और डिफरेंस बताओ, प्लांट सेल सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में। किस में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। एनिमल सेल छोटी होती है, प्लांट सेल बड़ी होती है। ठीक है, ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गए। अब मैं बात करूं कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या पाया जाता है, सेल ऑर्गेनल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की, क्योंकि सबसे आउटर साइड क्या है, सेल वॉल। वही सीक्वेंस पढ़ेंगे जो हमने प्रोकैरियोट में पढ़ा था। उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। फिर साइटोप्लाज्म में हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है बेटा जी, वेल डेवलप्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वेल डेवलप्ड क्या होता है, इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन जाता है किसका, साइटोप्लाज्म का। मेंटेलाइजेशन साइटोप्लाज्म। तो डिफरेंट यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। डिफरेंट यूकैरियोटिक सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अलग अलग यूकैरियोटिक सेल एक दूसरे से क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मैं बात कर प्लांट एंड एनिमल सेल की, प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर इन मैनी वे। वो कौन कौन से वेज हैं जिसपे ये डिफरेंट चर्चा करेंगे हम अगर में। तो लिख लो, चलें आगे। एक तरफ लिखो प्लांट सेल, एक तरफ लिखो एनिमल। चलूं, बोला कि चले अब। यस मैं, इधर लिख लो बेटा जी प्लांट सेल, एक तरफ लिख लो एनिमल सेल। और प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, सबसे पहले पहला डिफरेंस, सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनमें क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, या फिर मैं बोलूँ प्लास्टिड ही बोल दो ना, क्लोरोप्लास्ट क्यों, प्लास्टिड प्रेजेंट में क्या होगा, प्लास्टिड, प्लास्टिड में सेंटर में क्या होगा, लार्ज वैक्यूल होगी। ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फाउंड। सेंटर में वैक्यूल मिलेगी तो
न्यूक्लियस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? पेरीफेरी में फाउंड, ठीक है। और न्यूक्लियस क्या होगा इसमें? पेरीफेरी। न्यूक्लियस कैसा होता है? पेरीफेरल। में क्या होगा बेटा जी? या तो वैक्यूल आइदर एब्सेंट और होल, वैक्यूल्स आइदर और क्या होती है? तो और स्मॉल एंड एनी। तो इसका न्यूक्लियस कहाँ होगा? पेरिफेरल की सेंट्रल? न्यूक्लियस कैसा होगा इसमें? सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात अपन करते हैं, तो गोल्गी बॉडी होता है वो कैसा होता है? सिंपल। गोल्गी बॉडी सिंपल इन स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे? डिक्टियोसोम। गोल्गी बॉडी की स्ट्रक्चर इसके कंपेयर में क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। बॉडी स्ट्रक्चर के कंपेयर। फिर क्या हो गया? सेंट्रियोल किस में पाई जाएंगी? प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट की एब्सेंट? सेंट्रियोल एब्सेंट। और एनिमल सेल में क्या होगी? सेंट्रियोल प्रेजेंट होगी। ये हमने बेसिक सेंस देखे हैं प्लांट एंड। चले आगे। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सेल एनवेलप पढ़ेंगे। सेल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होती प्लांट में, सेप वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा में पाई जाती है, तो रेगुलेशन में हेल्प करती है। सेंट्रियोल मिलके क्या बनाता है? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, स्ट्रक्चर बनती है, क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का पार्ट है सेंट्रियोल। चले आगे। क्या सबने? अब लिखो बेटा जी सेल वॉल। सबसे बाहर की तरफ क्या होती है? सेल वॉल। किसमें होती है सबसे बाहर सेल वॉल? प्लांट्स में और फंजाई में और बैक्टीरिया में। लेकिन यहाँ पे हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे नहीं, है ना, क्योंकि प्रोकैरियोट तो हम पढ़ चुके हैं। ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, जिसमें भी पाई जाएगी। किसमें? प्लांट्स में भी पाई जाती है, फंजाई में भी पाई जाती है, और एलगी तो प्लांट्स में ही आ जाते हैं, ठीक है। किसकी बनी होती है? केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्लांट की, तो प्लांट में सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। किस किस की बनी होगी? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की। मैं बात करूं फंजाई, फंजाई में किसकी बनी होगी? काइटिन की। और काइटिन किसका पॉलीमर है?
NAG का, एन एसिटाइल ग्लूकासेमीन का है। ठीक है, मैं बात करूं एल्गी, एल्गी में किसकी बनी होती है? सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा मिनरल होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। बैक्टीरिया की हमने बात कर ही ली थी, किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। तो सेल वॉल क्या होती है बेटा जी? आउटर मोस्ट कवरिंग है, किसमें में भी पाई जाती है? आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट्स, फंजाई एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसमें भी हो। ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। अलग अलग ऑर्गेनिज्म सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है। तो इस तरफ मैं लिख देती हूँ नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इस उधर की तरफ क्या लिख देती हूँ? केमिकल कंपोजिशन। क्या लिख दे? केमिकल। सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म का नाम लिखें? प्लांट्स का ही लिख लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स में किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन बनी होती है क्या? सेल वॉल। ठीक है, अब मैं बात करूं किस प्लांट्स के बाद में? एल्गी की। ठीक है, एल्गी में किसकी बनी होती है? सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस, गैलेक्टेंस, मैनेंस एटसेट्रा नहीं, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड मिनरल, मिनरल्स लाइक कौन सा मिनरल? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। यही पूछा जाता है कौन सा मिनरल पाया जाता है? सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेज एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब मैं बात करूँ कि फंजाई की, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन। ये किसका पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ NAG, आग। NAG की फुल फॉर्म कल लिख चुके हम, अच्छे से जानते हो। एन एसिटाइल ग्लूकासेमीन। एनेंस, एनेंस। जाए आगे। ये वो चले। अब देखो, एक बार बता दो मेरे को, प्लांट सेल में सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की। एल्गी में सेलुलोज, गैलेक्टेंस, पेनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, फंजाई में काइटिन की बनी होती। ठीक है, फिम्बरी का काम क्या होता है? रॉक से अटैच करवाती है और
सबस्ट्रेटम से अटैच करवाती है। क्रोमेटोफोर किस में पाए जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। क्या काम करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और कलर प्रोवाइड करते हैं। लिजोसोम क्या काम करता है? डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूट इन डॉटर सेल, सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रेशन, रेस्पिरेशन और एंडोसाइटोसिस। ठीक है, याद तो है। अब हम चल रहे हैं किस पे? सेल वॉल की स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल है, एक सेल ये है, ठीक है, और एक सेल ये है, प्लांट सेल है। इन दोनों प्लांट सेल को तो चीज जोड़ के रखेगी, वो क्या होगा? मिडल लेमेला। कौन होगी? मिडल लेमेला। क्या करेगी? दो सेल को क्या करेगी? कनेक्ट करने का काम करेगी। दो इंटों को कौन, दो, एक इंट ये है, एक इंट ये है, इनको जोड़ना है तो क्या लगाओगे? सीमेंट लगाओगे। ठीक है, तो सीमेंट किससे बनी होती है? केमिकल की बन सिलिक, हाँ ये बना हुआ है ना। तो मतलब किसी केमिकल की बनी है ना सीमेंट, और क्या कर रही है? दो इंटों को जोड़ रही है। वैसे ही दो सेल को जोड़ रही है कौन? ये वाली लेयर। इसका नाम क्या है? मिडल लेमेला। क्या नाम है इसका? मिडल लेमेला। ठीक है, तो ये भी किसी केमिकल की बनी होगी ना। किससे बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट बोल सकते हैं, मैग्नीशियम पेक्टेट भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या बोला है अपने को? कैल्शियम पेक्टेट। अगर मैग्नीशियम भी आ जाए और बोथ ऑप्शन में हो तो तुम कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों टिक करना। ठीक है, अगर इसको ये अकेला हो तो अपन क्या करेंगे? कैल्शियम को ही करेंगे। और ऑप्शन में चार ऑप्शन दे रखे हो तब मैग्नीशियम हो, तब भी तुम किसको प्रायोरिटी दोगे? कैल्शियम को दो। ठीक है, ये क्या हो गई? मिडल लेमेला, जो दो क्या एडजेसेंट सेल को क्या करती है? कनेक्ट करने का काम करती है, या फिर मैं बोलूं एक्ट एज सीमेंटिंग लेयर की तरह काम करती है। सीमेंटिंग लेयर की तरह काम करती है दो सेल के बीच में। ठीक है, कौन? मिडल लेमेला। अब मिडल लेमेला के आइदर साइड बोले तो इधर की साइड और इधर की साइड कौन होती है? प्राइमरी वॉल होती। सेल वॉल की क्या होती है? प्राइमरी वॉल। ये क्या है? प्राइमरी वॉल ऑफ सेल वॉल है, प्राइमरी वॉल। ठीक है, प्राइमरी वॉल जो होती है ना बेटा जी, ये किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है, हेमी सेलुलोज से बनी है। ठीक है, इसके जो सेल होते हैं, मतलब ज़्यादातर मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में क्या होगा? सेलुलोज होगा। इसके जो सेल होंगे वो कैसी होंगी? मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। या फिर मैं बोलूँ कि प्राइमरी वॉल जो होती है वो किस में पाई जाती है? इमेच्योर सेल में पाई जाती है इमेच्योर सेल में। जब सेल मेच्योर हो जाती है तो प्राइमरी वॉल क्या हो जाती है? डिमिनिश हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। और उसके बाद में क्या आ जाती है? तब यहाँ पे क्या आ जाएगी? सेकेंडरी वॉल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल कहाँ प्रेजेंट है? देखो, मिडल लेमेला, फिर प्राइमरी वॉल, और फिर क्या है? सेकेंडरी वॉल। तो मैं बोलूँ कहाँ प्रेजेंट है? ये सेल मेम्ब्रेन के जस्ट आउटसाइड। सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड क्या प्रेजेंट होती है? सेकेंडरी वॉल, फिर प्राइमरी वॉल, और फिर क्या होता है? मिडल लेमेला होता है। ठीक है, ये कौन सी सेल में पाई जाती है? इमेच्योर सेल में। और ये किस में पाई जाएगी? मेच्योर सेल में पाई जाएगी, मेच्योर सेल में। तो ये मेच्योर सेल में है तो हम बोल सकते हैं ना कि सेकेंडरी वॉल जो होती है वो अब्सेंट होती है किसमें? मेरिस्टेमेटिक सेल में। कौन सी सेल में अब्सेंट होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल में। क्योंकि कौन सी सेल में प्रेजेंट है? मेच्योर सेल में। अगर सेल मेच्योर हो गई तो वो डिवीजन करेगी क्या? नहीं करेगी ना। डिवीजन नहीं करेगी तो उसको अब मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो क्या बात को? ठीक है, तो बोल सकते हैं सेकेंडरी वॉल मेच्योर सेल में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। लिख देती हूँ, प्रेजेंट इन
मेच्योर सेल। और किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज तो होगा ही ना, हेमी सेलुलोज, और क्या होगा? पेक्टिन भी होगा। क्या होगा? पेक्टिन भी होगा। जैसे जैसे डिपोजिशन, देखो अपन छत बनाते हैं ना, तो पहले उस पे लोहा डालते हैं, क्या है? प्राइमरी वॉल। उसके अंदर और केमिकल का डिपोजिशन करने लग जाते हैं, क्या बन जाती है? सेकेंडरी वॉल बन जाती है। ठीक है, समझ रहे हो? लेकिन वो मैं ऊपर की तरफ बना रही हूँ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? अंदर की तरफ हो रहा है। समझ रहे हो ना? पहले मिडल लेमेला, फिर प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल, और फिर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक होता है। क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल में हो। ठीक है, और क्या हो जाती है? डिमिनिश हो जाती है, डिमिनिश इन मेच्योर सेल। मतलब डिमिनिश का मतलब क्या है? गायब हो जाएगी किस? मेच्योर सेल में। अब तुम्हें पता है मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसका मतलब सेल वॉल क्या है? थिन है। किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। समझ रहे हो ना? प्राइमरी वॉल क्या है? ये थिन होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और डिवीजन का काम करती है। सेकेंडरी वॉल सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन की बनी है, मेच्योर सेल में पाई जाती है। ये बात क्लियर है? अब ये जो दो सेल हैं, इन दो सेल के बीच में क्या बनाना है? कनेक्शन बनाना है। ठीक है, दो सेल के बीच में क्या बनाना है? कनेक्शन बनाना है। तो वो कनेक्शन कौन बनाता है? का कनेक्शन होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा का कनेक्शन होता है। का कनेक्शन है? प्लाज्मोडेस्मेटा। ये क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा। लिख दूं यहाँ पे? प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल का मतलब जानते हो ना? क्या होता है? पास पास वाली सेल के बीच में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का कनेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर बेटा जी क्या पाए जाते हैं? पिट्स पाए जाते हैं। मैं इसे बना देती हूँ। क्या पाए जाते हैं? पिट्स पाए जाते हैं। पिट्स क्या होते हैं? पोर होते हैं। ठीक है, ये पिट्स दो तरीके के हो, या तो हो सकते हैं पल पिट, ठीक है, या फिर कैसे हो सकते हैं? फनल लाइक हो सकते हैं, या फिर कैसे हो सकते हैं? फनल लाइक पिट हो। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है किसकी? सेल वॉल। क्वेश्चन पूछा जाता है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन का क्या मतलब है? इसके साइटोप्लाज्म का कुछ पार्ट इसमें भी जा सकता है, इसका पार्ट इसमें भी जा सकता है, डिपेंड ऑन नीड। ठीक है, कम्युनिकेट कर सकती है। कम्युनिकेशन जंक्शन पढ़ते हो ना तुम एनिमल सेल में, है ना? तो उसके तरह ही अपन यहाँ पे क्या वर्ड यूज करते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। और प्लाज्मोडेस्मेटा से ऐसे कैसे चला जाएगा? कुछ में क्या होना चाहिए? पिट्स होने चाहिए। पिट्स मतलब पोर होते हैं, उसके थ्रू क्या होता है? साइटोप्लाज्म मूव कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी होती है सेल वॉल स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत हो रही है लेकिन?
एक में कवर हो गई ना, बस सब कुछ कवर भी हो जाएगा, कुछ बचेगा भी नहीं, याद भी हो जाएगा, सिलेबस भी। क्या आप लोग टॉपर में जाएंगे? कैसे जा सकते हैं? उसके लिए बेटा जी, एक तो पहली कंडीशन कि नीट में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, वो नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर तुम जो टेस्ट होंगे ना यहाँ पे, उन टेस्ट में अबव 600 या फिर अबव 550, 550 से ऊपर नंबर लेके आके जा सकते हो। क्या ओरिएंटेशन में? हाँ तो तुम्हारे तो नंबर हैं ना, 575। चलें आगे? कितने बजे है? 5 मिनट। चलें आगे? सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किससे? मैकेनिकल, मैकेनिकल स्ट्रेस से क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये बोल सकते हैं। और कोई भी केमिकल है, कोई भी एंटीजन है, ठीक है, उस इन्फेक्टियस एजेंट से क्या करता है? सेल को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा क्या करता है? सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, कैसे मेंटेन करता है? सेल की शेप को टर्जिड हो जाता है, जैसे ही पानी जाएगा क्या हो जाएगा? सेल टर्जिड होगी। टर्जिड होगी तो क्या करेगी? वॉल पे प्रेशर लगाएगी, ठीक है, और वॉल उतना ही प्रेशर क्या लगाएगी? सेल पे लगाएगी, तो वो शेप मेंटेन रहेगी। ठीक है, अगर एनिमल सेल होती तो क्या हो जाती? फट जाते ना, पानी ज़्यादा जाता तो, क्योंकि होल नहीं है। तो उस सेल को क्या करती है? ये फटने से बचाती है, या फिर बोले कि है ना, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करती है। क्या करती है? टर्गर प्रेशर। जानते हो ना टर्गर प्रेशर क्या होता है? जब सेल को पानी में रखा जाता है, ठीक है, पानी में रखेंगे तो पानी कौन से पानी में? हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक? हाइपर और हाइपो जानते हो? हाइपोटोनिक में क्या है? पानी ज़्यादा है, मतलब सोलवेंट ज़्यादा है, सोल्यूट क्या है? कम है। जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पे रखा तो पानी सेल के कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। सेल के अंदर जाएगा पानी, तो पानी पी के सेल क्या होगी? फूलेगी। फूलने को क्या कहते हैं? टर्जिड होना। सेल का फूलना ही क्या होता है? टर्जिड होना। जब सेल फूलेगी तो मतलब सेल की मेम्ब्रेन भी फूलेगी, इलास्टिक होती है सेल की मेम्ब्रेन, ठीक है, तो सेल फूल के क्या करेगी? तो वॉल है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के कांटेक्ट। देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, तो ये फूलेगी तो ये इसके एकदम से कांटेक्ट में आएगी ना। कांटेक्ट में आएगी तो इधर इस पे क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी। लगाएगी तो सेल के फूलने की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या होता है? टर्गर प्रेशर, या फिर मैं बोलूं प्रेशर अप्लाई ऑन द सेल वॉल ड्यू टू टर्जिडिटी ऑफ सेल। सेल की टर्जिडिटी की वजह से सेल की वॉल पे जो प्रेशर लगता है क्या कहा जाता है? टर्गर प्रेशर। और उस टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सेल वॉल उतना ही ऑपोजिट प्रेशर किस पे लगाएगी? इस सेल पे लगाएगी। उसको क्या कहेंगे? वॉल प्रेशर। क्या कहेंगे? वॉल प्रेशर। समझ गए? अब चलें आगे? चलें? तो फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल का फंक्शन क्या है? क्या है फंक्शन? सबसे पहली बात क्या करता है? प्रोवाइड शेप सेल, या फिर मैं बोलूँ मेंटेन करके रखता है शेप को, ठीक है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम
इन्फेक्टियस एजेंट बोल सकते, इन्फेक्टियस एजेंट। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ सेल, मैकेनिकल स्ट्रेंथ सेल क्या करती है? मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ, टर्जिडिटी शेप में ही आ जाएगा, ऑफ सेल, सेल की टर्जिडिटी क्या करता है? मेंटेन करता है। अब मेरे को बताओ, सेल वॉल परमिएबल होती है, इम्परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है? सेल वॉल, सेल वॉल परमिएबल होती, सेल क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है? परमिएबल होती, ठीक है। सेल वॉल इज परमिएबल इन नेचर, तभी तो तुमने देखा होगा ना, कई बार पढ़ा होगा, कौन सा चैप्टर जहाँ पे तुमने प्लाज्मोलाइसिस पढ़ा था प्लाज्मोलाइसिस, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ा था, वहाँ पे एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है और जो मतलब सेल वॉल है, उसके बीच में कौन सा सॉल्यूशन होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है ना। तो होता है भाई वो कि सेल वॉल क्या है? परमिएबल है, ठीक है, दोनों के लिए, सोल्यूट के लिए भी परमिएबल है और सॉल्वेंट के लिए भी परमिएबल है। वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन कहाँ आ जाता है? गैप में आ जाता है ना, इसी वजह से तो आता है कि सेल वॉल क्या है? परमिएबल। किसके लिए परमिएबल है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए। ये किसके लिए? सोल्यूट के लिए भी परमिएबल है और सॉल्वेंट के लिए भी क्या है? परमिएबल है। ये हो गई अपनी सेल वॉल, ही है ना, अपन भी यूकेरियोट। क्या नाम? आन्या। एक दिन में चार, वो भी नहीं रहेंगे। चलें आगे। अब हेडिंग लगाओ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वही हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा। लेमा वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? मेम्ब्रेन के लिए यूज किया जाता है, लेयर के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन सारे प्लांट में पाई जाती, सारे ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है ना, है ना। कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें सेल मेम्ब्रेन तो पाई ही जाएगी, चाहे सेल वॉल प्रेजेंट हो चाहे सेल वॉल ना हो। सेल मेम्ब्रेन क्या है? यूनिवर्सल लेयर है, प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। और हर एक ऑर्गेनिज्म में अगर सेल मेम्ब्रेन होगी तो वो किसकी बनी होगी? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इनका जो रेशियो होता है वो क्या करता है? हर एक सेल में क्या करता है? वेरी करता है। डिफरेंट डिफरेंट सेल में रेशियो क्या करता है? वेरी करता है, लिपिड का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? क्या बोला? सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, इसलिए ये क्या है? यूनिवर्सल लेयर। मेनली किससे बनी है? लिपिड और प्रोटीन से। इसके अलावा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी होता है, शुगर, उसमें देखा होगा ना डायग्राम में शुगर बना है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होते हैं। इनका जो रेशियो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन अपने जो सिलेबस में दे रखा है वो किसकी सेल का दे रखा है? आरबीसी।
ह्यूमन आरबीसी का, ह्यूमन इरिथ्रोसाइट में प्रोटीन कितने परसेंट होता है? 52%। और लिपिड कितना होता है? 40% होता है। ठीक है, ये दे रखा है। सबसे पहली बात हम इसमें लिख लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रेजेंट इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सेल ऑर्गेनल्स में भी तो होती है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज कौन सी लेयर? पर्सल लेयर हो गई, लेयर हो गई। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? डिफरेंट होता, डिफरेंट नहीं होता, सेम ही होता है। केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है, लेकिन इनका जो परसेंटेज है ना, वो क्या करता है? वेरी करता है किसमें? इन डिफरेंट सेल, अलग अलग सेल में इनका जो परसेंटेज है वो क्या होगा? अलग अलग होगा। मैं बात करूं वन आरबीसी, वन आरबीसी, वन आरबीसी में प्रोटीन कितना होता है बेटा जी? 52%, 52। ठीक है, और लिपिड क्या होता है? 40%। ये कितना होता है? 40%। बाकी 8% कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल। क्या बोल रहे हो? हाँ, शुगर कार्बोहाइड्रेट बेटा, शुगर कार्बोहाइड्रेट में ही आता है। ग्यारह बज गए हैं। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए। ठीक है, कौन कौन सा मॉडल आता है? सैंडविच मॉडल आता है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आता है, फ्लूइड मोजेक मॉडल आता है। सैंडविच मॉडल हम नहीं पढ़ेंगे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड मोजेक मॉडल की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? फ्लूइड मोजेक मॉडल। से पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कर लो, चलो आगे लिख लिया सबने। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, ये बेटा जी स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी सी, कैसी सी क्या? ऐसी सी जैसी मैं बनाऊंगी। इसमें बेटा जी फोस्फोलिपिड की क्या होती है? बाइलेयर होती है। लिपिड कौन से होते हैं? फोस्फोलिपिड, जो कैसे होते हैं? बाइलेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो लेयर बना दूं मैं फोस्फोलिपिड की, फोस्फोलिपिड की क्या बना देते हैं? बाइलेयर। ये हेड है और ये वाला पार्ट क्या है? टेल है। ठीक है, हेड और टेल। ये दो लेयर बना दी, एक लेयर मैंने ऊपर बना दी और एक लेयर कहाँ बना दी? नीचे बना दी। किसकी? फोस्फोलिपिड की। ये क्या बना दी? बाई लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड, बाई लेयर ऑफ फोस्फो। अब देखो बेटा, क्या इस फोस्फोलिपिड में दो पार्ट देखने को मिल रहे हैं तुम्हें? कौन कौन से? हेड एंड टेल। ये कौन सा पार्ट है? हेड पार्ट है। और ये कौन सा पार्ट है? टेल पार्ट है। ठीक है, हेड जो होता है इसका, वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन टेल जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर को क्या करता है?
रिपेल करता है, ठीक है। और ये किससे बना है? हाइड्रोकार्बन से बना है टेल पार्ट। कौन से हाइड्रोकार्बन से? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना है। सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होते हैं? अच्छा, डबल बॉन्ड नहीं होता, ऐसा बोला, ठीक है, बिल्कुल सही बोले। तो हेड पार्ट क्या होता है बेटा जी? हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे लिख दूं अट्रैक्ट वाटर। और टेल पार्ट कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक, पानी को भगाएगा। हाइड्रोफोबिक। तभी तो कभी देखा है घी को पानी में घुलते हुए? नहीं देखा। तेल को घुलते हुए? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक क्यों है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना है ना? है नॉन कोलोइडल। वो तुम केमिस्ट्री में मिसेल का फॉर्मेशन कर। हाँ, नॉन पोलर होता है। हेड पोलर होता है, टेल नॉन पोलर। सही बात। ये क्या होता है? पोलर होता है। और ये क्या होता है? नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा? हाँ, डाइपोल होगा और नॉन पोलर में नहीं होगा। पोलर मतलब जो नेगेटिव, दो पोल में डिवाइड हो जाए वो पोलर, और जो नहीं होता वो क्या होता है? नॉन पोलर होता है। इतनी बात समझ में आई? सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में बाइलेयर होती है किसकी? फोस्फोलिपिड की, ठीक है। बाइलेयर में भी एक पार्ट होता है हेड, एक पार्ट होता है टेल। हेड कैसा होता है? पोलर। टेल कैसा होता है? नॉन पोलर। हेड जो होता है वो पानी को अट्रैक्ट करता है, और टेल जो होता है पानी को रिपेल करता है, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है। इतनी बात समझ आई? अब देखो, ये जो बाइलेयर है ना, इस बाइलेयर में दो तरीके की प्रोटीन पाई जाती है। कितने तरीके की? तरीके की। दो तरीके की प्रोटीन किस बेस पे बोला? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ऑल द बेस्ट। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब आसानी से निकल जा रही है या आसानी से नहीं निकलती है, ठीक है। अगर आसानी से निकल जाएंगी इसका मतलब वो कहाँ प्रेजेंट है? सरफेस पे प्रेजेंट है। आसानी से नहीं निकल रही है मतलब कहाँ प्रेजेंट है? इनर साइड में प्रेजेंट है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ अट्रैक्शन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट करने में आसानी है कि नहीं है, इसके बेस पे प्रोटीन दो टाइप की होती है बेटा जी। कौन कौन सी होती है? एक होती है एकदम से अंदर तक रहती है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। ये कौन सी प्रोटीन है? इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन को अपन क्या बोलेंगे? इंटीग्रल प्रोटीन भी। क्या बोलेंगे? इंटीग्रल प्रोटीन भी ये देखो, ये कंप्लीटली भी इसके अंदर डूबी है और पार्शियली भी डूबी है, ठीक है। तो ये याद रखना है, इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और कंप्लीटली एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर, ठीक है। पार्शियली और कंप्लीटली एम्बेडेड रहती हैं। तो लिख देती हूँ मैं, ये क्या होती है? पार्शियली, पार्शियली और कंप्लीटली, कंप्लीटली एम्बेडेड, एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर में या तो आधी अधूरी डूबी है या फिर पूरी तरीके से डूबी है, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी, इसके अलावा कौन सी प्रोटीन होती है? प्रोटीन बाहर की तरफ होती है, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? पेरीफेरल प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक, को क्या बोलेंगे बेटा जी? पेरीफेरल या फिर क्या बोल देंगे? एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये आसानी से क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। अब देखो इसके अलावा क्या होता है? शुगर होता है। क्या होता है? शुगर। शुगर किससे जुड़ा रहता है?
या तो प्रोटीन से जुड़ा रहेगा, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, या फिर किससे जुड़ा रहेगा, लिपिड से जुड़ा रहेगा। इधर की तरफ जोड़ दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना तुम्हें, बस हमें समझना है। या फिर किससे जुड़ा रहेगा, लिपिड से जुड़ा रहेगा, तब उसको क्या बोल देंगे, ग्लाइकोलिपिड। समझ रहे हो ना? अरे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का मतलब पता है? नहीं पता। ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। लिपिड का मतलब लिपिड। जब ग्लूकोज और लिपिड दोनों साथ में जुड़ जाते हैं तब उसको कहा जाता है ग्लाइकोलिपिड। इसको जगाओ बेटा, सुबह हो गई, ठीक है। जब शुगर और लिपिड साथ में जुड़ जाते हैं तब उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। और जब शुगर और प्रोटीन जुड़ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसको मैंने किसके साथ जोड़ा है, प्रोटीन के साथ जोड़ा है ना, तो इसको मैं क्या बोल दूं, ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकती हूँ, ठीक है। और ये है क्या वैसे, कार्बोहाइड्रेट। शुगर जुड़ा है किससे, प्रोटीन से, ठीक है। और इसको मैं क्या बोल दूं, ग्लाइको लिपिड बोल दूं, ठीक है। बीच बीच में क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल। ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है किसी सेल में, ऐसा सा। समझ आई बात? ये लाइन तुम्हें याद रखनी है कि कंप्लीटली और पार्शियली एम्बेडेड, ठीक है। अब एक तो लिपिड है, एक प्रोटीन है। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया, गुड मोजेक मॉडल। इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए 1972 में सिंगर एंड निकलसन, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन सा मॉडल दिया, फ्लूइड मोजेक मॉडल। मतलब एक उसमें फ्लूइड होगा, एक मोजेक की होगा। फ्लूइड कौन होगा, लिपिड। अरे घी तो क्या होता है, तेल जो होता है वो क्या होता है, फ्लूइड जैसा सा ही होता है ना। घी कैसा होता है, वैसे तो जमा हुआ होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा गर्म करो तो वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। सर्दियों में ही तो जमता है, गर्मियों में कैसा रहता है, फ्लूइड ही तो रहता है। और उसमें क्या है, लिपिड है। तो लिपिड कैसा नेचर का होता है बेटा जी, फ्लूइड नेचर का। और प्रोटीन कैसे नेचर का होता है, मोजेक नेचर का। मोजेक मतलब छोटे छोटे उस, जैसे पानी है, पानी में क्या है, आइसबर्ग है, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ रसगुल्ला, इसमें है, चाशनी में है, ठीक है। चाशनी बोले तो लिपिड, रसगुल्ला बोले तो प्रोटीन, ठीक है। मंगाइए, मंगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खा लूंगी, है ना। तो बेटा जी रसगुल्ला भी देखो, या तो तुमने देखा है रसगुल्ले का डिब्बा, नहीं देखा तो आज घर पे बोलना कि हमें रसगुल्ले खाने हैं। अभी तो तुम तैयारी कर रहे हो ना, डॉक्टर बन रहे हो, लेकिन नहीं, तुम तो 2-3 साल वाले हो गए, तुम्हें घर वाले चप्पल फेंकेंगे, है ना, तुम्हें नहीं मिलेंगे रसगुल्ले। जो स्टार्टिंग में आता है तैयारी करने के लिए, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, बेटी डॉक्टर बनेगी, तब तुम फरमाइश करते तो मिल जाता। क्या पता अब भी मिल जाए, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। रसगुल्ले का डिब्बा खोलना, तुम उसमें देखोगे कुछ रसगुल्ले ऊपर हैं, है ना, जो पूरी तरीके से चाशनी में नहीं डूबे हैं। मतलब क्या है, पार्शियली एम्बेडेड है। कुछ रसगुल्ले पूरी तरीके से चाशनी में डूबे हैं, वो क्या है, कंप्लीटली एम्बेडेड। जो पूरी तरीके से चाशनी में डूबे हैं वो कौन है, इंटीग्रल प्रोटीन। कौन है, इंटीग्रल प्रोटीन। और जो आधे अधूरे डूबे हैं वो कौन से हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। समझ आ गया मॉडल? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा? बस एक ही दुख है, रसगुल्ले के नाम से मुंह में पानी आ गया, है ना। कोई बात नहीं, खा लेना बेटा। चलें आगे, तो नहीं चले, तो बना रहे हो, बनाओ बनाओ।
शादी होने आते हैं, भी हुई नहीं। चले आगे। इतनी बात समझ आई, लिख लिया बेटा, बना लिया सबने? तो एक बार और देख लेते हैं, ये क्या है, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है, ठीक है। बाइलेयर में भी एक पार्ट क्या है, हेड, एक पार्ट क्या है, टेल। हेड पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, और टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। इसमें कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एकदम से अंदर तक डूबे होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सॉरी, इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो या तो कंप्लीटली डूबे होते हैं या फिर पार्शियली डूबे होते हैं, और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो पेरीफेरी में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। ये किसके बेस पे बोला गया है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। अगर आसानी से नहीं निकल रहा तो कैसे निकालोगे तुम प्रोटीन को, मतलब ये जो है, मतलब दाग गिर गया तुम्हारे, दाग दाग दाग, तुमने खाना खाया, ठीक है, तो खाना तुमने अपने कपड़े पे गिरा लिया, अगर वाइट कपड़ा है तो किसी पे भी गिरा लिया, आसानी से दाग नहीं जाएगा। किसकी हेल्प से निकालोगे, डिटर्जेंट की हेल्प से। किसकी हेल्प से, डिटर्जेंट की हेल्प से, ठीक है। तो अगर इसको आसानी से निकालना है तो किसका यूज करेंगे, डिटर्जेंट का यूज करके आसानी से निकाला जा सकता है इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा जी किसकी, फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल किन्होंने दिया था, सिंगर एंड निकलसन ने। कब दिया था, बाई सिंगर एंड, और कुछ भी हुआ था 1972 में, हुआ था क्या, नहीं हुआ, क्या हुआ था, तो हुआ था, ये क्या हुआ था जो, फ्लूइड मोजेक मॉडल किन्होंने दिया था, सिंगर एंड निकलसन ने। कब दिया था, 1972 में दिया था। इन्होंने क्या बोला था, जो लिपिड होती है उसका कैसा नेचर होता है, फ्लूइड नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, फ्लूइड नेचर, ठीक है। और प्रोटीन जो होती है उसका नेचर कैसा होता है, मोजेक नेचर की होती है। मोजेक का मतलब छोटे छोटे पैचेज की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो फ्लूडिटी होती है, फ्लूडिटी किस पे डिपेंड करती है, देखो ये जो जितना अच्छा फ्लूइड होगा उतनी ज़्यादा मूवमेंट होगी, ठीक है। लेटरल मूवमेंट, प्रोटीन देखो मतलब इसमें जो मूवमेंट होती है वो किसकी होती है, प्रोटीन की भी होती है और लिपिड की भी होती है। लिपिड कौन सी मूवमेंट शो करता है, टिप फ्लोप मूवमेंट, ठीक है। लिपिड कौन सी मूवमेंट शो करता है, टिप फ्लोप मूवमेंट। टिप फ्लोप का मतलब जानते हो, नहीं जानते, या जानते हो बताओ। और ये कौन सी मूवमेंट करता है, लेटरल मूवमेंट। प्रोटीन कौन सी मूवमेंट करेगा बेटा जी, लेटरल मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब देखो कितना ज़्यादा फ्लूइड नेचर होगा, लेटरल मतलब ऐसे, जितना अच्छा फ्लूइड होगा मूवमेंट उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। और जितनी अच्छी मूवमेंट होगी प्रोटीन की उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, फ्लूइडिटी होगी, ठीक है। तो फ्लूइडिटी को कौन डिसाइड करता है, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फ्लूइडिटी को कौन डिसाइड करेगा बेटा जी, फ्लूइडिटी डिपेंड्स ऑन, पे डिपेंड करेगी, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। एनसीईआरटी बोलती है क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड प्रोवाइड लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, क्वासी फ्लूइड मतलब पूरी तरीके से फ्लूइड नहीं होता, सेमी फ्लूइड नेचर होता है। तो क्या करवाता है, प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट करवाता है। फ्लिप फ्लॉप मतलब ऐसे ऐसे जो मूवमेंट होगी वो कौन सी होगी, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ऐसी मूवमेंट कौन शो करेगा, लिपिड। और लेटरल मूवमेंट कौन शो करेगा, प्रोटीन। और फ्लूइडिटी कौन डिसाइड करेगा, लेटरल मूवमेंट इनसाइड द लिपिड। आ गई इतनी बात समझ में, यही था क्या प्रोजेक्ट मॉडल। अब फंक्शन पे आ जाओ सेल मेम्ब्रेन।
हाँ, एक बात और, सेल मेम्ब्रेन कैसी परमिएबल होती है? सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल, इम्परमिएबल और परमिएबल। ये सेमी परमिएबल की तरह भी बिहेव करती है और ये सेलेक्टिव परमिएबल की तरह भी बिहेव करती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम क्या बोल देते हैं, क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है। क्या होती है? सेमी परमिएबल। नेक्स्ट हम लिख देते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज, सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? हैं? बताओ। जो अपनी मर्जी से चले वो सेमी परमिएबल। सेलेक्टिव, पार्शियली परमेबल। पार्शियली किसके लिए परमेबल होगी? ये सॉल्वेंट के लिए तो परमेबल। देखो सॉल्यूशन दो चीजों से बना है ना, सॉल्वेंट और सोल्यूट। तो आधे के लिए परमेबल है, आधे के लिए नहीं है। तो दो चीजों में से एक के लिए परमेबल होगी, एक के लिए नहीं होगी, तो आधा आधा हो गया ना। तो किसके लिए परमेबल होती है? सॉल्वेंट के लिए परमेबल होती है और सोल्यूट के लिए इम्परमेबल होती है, ठीक है। सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है? परमिएबल फॉर सॉल्वेंट, परमिएबल फॉर सॉल्वेंट, परमिएबल फॉर वाटर, सॉरी, परमिएबल फॉर सॉल्यूट। तभी तो ओस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम हो आती है, कि ओस्मोसिस ही चलने वाले हैं। चले बेटा आगे। बोतल को पैरों में, क्या हुआ बेटा? कोई दुख है? हाँ तो मैंने बोला ना, सेलेक्टिव भी बोल सकते हैं और सेमी भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि कहाँ पे काम में ले रहे हैं। चले आगे। आगे ना, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सबसे अच्छा फंक्शन क्या होता है इसका? ट्रांसपोर्ट। क्या करती है? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करवा। ट्रांसपोर्ट कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। कौन कौन सा? पैसिव और एक्टिव। एक ट्रांसपोर्ट कौन सा हो गया? पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। एक कौन सा हो गया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या पढ़ते हैं हम? डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। में क्या आता है? डिफ्यूजन और ओस्मोसिस क्या आएगा, और ओस्मोसिस आएगा। पैसिव में क्या होती है? एनर्जी नॉट यूज्ड, इसको क्या बोलते हैं? पैसिव। और एक्टिव में क्या होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्या कहा जाता है? एक्टिव कहा जाता है। एनर्जी क्या होती है? इस ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर होती है और इस ट्रांसपोर्ट में नहीं रिक्वायर होती। डिफ्यूजन जानते हो क्या होता है? क्या होता है? की मूवमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट कहाँ से? हाई टू लो कंसंट्रेशन, किसी भी मॉलिक्यूल में, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो। सॉलिड क्या नहीं करता?
डिफ्यूजन नहीं करता, लेकिन सॉलिड में से होके डिफ्यूजन हो सकता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। मतलब ये जो दोनों प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस ही क्या होते हैं? क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं। कैसे होते हैं? अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होंगे। मतलब क्या होगा? हाई टू लो कंसंट्रेशन होगा। क्या होगा? हाई टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होगी। इसमें किसकी मूवमेंट होगी? सॉल्वेंट की होगी। ठीक है। और इसमें किसकी मूवमेंट होती है? किसी की भी हो सकती है। एनी सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। समझ गए बात को? इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये जो डिफ्यूजन है या फिर ओस्मोसिस है, वो किसके थ्रू होगा? मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ना। प्लांट में तो मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है डिफ्यूजन की, है ना, मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन डिफ्यूजन तो ऐसे भी हो सकता है ना। फ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन का होना जरूरी नहीं है ना। यहाँ पे किसी ने डीओ लगाया, पूरी क्लास में महक फैल गई, क्या हो गया? गैसियस डिफ्यूजन हो गया। लेकिन ओस्मोसिस के लिए हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मैंने पानी फैला दिया, हाई टू लो कंसंट्रेशन चला गया, क्या वो ओस्मोसिस हो गया? तो क्या है वो? डिफ्यूजन है। ठीक है। इसके लिए हमेशा क्या रिक्वायर होती है? मेम्ब्रेन रिक्वायर होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है? एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी कब चाहिए होती है? जब तुम किसी चीज के ऑपोजिट जाते हो, अगेंस्ट जाते हो। ठीक है। अगेंस्ट जाने के लिए ज़्यादा दिमाग काम करना पड़ता है। ज़्यादा दिमाग काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है। तो ये क्या है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें मूवमेंट कैसे होती है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेटा जी? लो टू हाई कंसंट्रेशन। इसको मैं अपहिल भी बोल सकती हूँ, और इसको क्या बोल सकते हैं? डाउन हिल। हिल से नीचे आते हैं तो नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम है ना बहुत सारी सीढ़ियाँ अगर नीचे उतर रहे हो ना, तो तुम्हारे पैर कांपने लग जाते हैं। इतना आसान नहीं होता सीढ़ियाँ नीचे उतरना भी। ठीक है। लेकिन चढ़ने से ज़्यादा इजी होता है ना। ये इजीली आ जाता है डाउन हिल। अप हिल जाएंगे तो ज़्यादा जोर आएगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल दे रखा है क्या? जितने भी पंप होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जहाँ पे भी पंप काम आएगा ना, वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर होगी। अब तुम पढ़ लेना तुम्हारी जूलॉजी में कहाँ कहाँ पंप रिक्वायर होते हैं मेम्ब्रेन में। ठीक है। जहाँ पे भी पंप वर्ड आ गया, वहाँ मतलब क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है। पैसिव और एक्टिव। अब मेरे को बताओ, ट्रांसपोर्ट पोलर मॉलिक्यूल का भी होगा और ट्रांसपोर्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल का भी होगा। तो कौन से मॉलिक्यूल आसानी से पास होंगे इसमें? नॉन पोलर मॉलिक्यूल आसानी से पास हो जाएंगे, और पोलर मॉलिक्यूल आसानी से पास नहीं होंगे। तो उनको पास कैसे किया जाएगा? या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से या फिर फैसिलिटेड डिफ्यूजन से किया जाएगा। वो अभी हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। अगर बोला गया कि वाटर ट्रांसपोर्ट आना है तो हम वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। फिर वहाँ क्या पढ़ोगे? भी तो हटा दिया ना ट्रांसपोर्ट। चलें आगे। तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है समझ आया इतना? दूसरा क्या हेल्प करता है? सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक नेचर की होती है। तो क्या होती है? इलास्टिक इन नेचर। क्या करवाती है? हेल्प इन सेल ग्रोथ। हेल्प इन ग्रोथ में हेल्प करती है, इलास्टिक होती है इस वजह से। और क्या करती है सेल मेम्ब्रेन? कल भी तो पढ़ा था बेटा, सिक्रेशन का काम करेगी। क्या करेगी? सिक्रेशन का काम करेगी। हाँ, एंडोसाइटोसिस करेगी। हाँ, सेल डिवीजन में हेल्प करेगी। वो इसी में आ जाएगा सेल डिवीजन। हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो ये बाकी क्या हो गए इसके? एक इसके
सेल मेम्ब्रेन। सेल डिवीजन एनिमल सेल में देख रहे हो ना, सेल फरो मेथड। सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, अंदर की तरफ क्या हो जाती है, फरो बना लेती है और टच कर जाती है, तो सेल साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, डिवाइड होता है। तो सेल डिवीजन में हेल्प की। एंडोसाइटोसिस बताया था, एंगल्फ कर लेती है पार्टिकल को। सेक्रेशन में मतलब मॉलिक्यूल क्या करेगी, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ हो जाते हैं, तो बाहर छोड़ दिए जाते हैं या फिर सेल में यूज कर लिए जाते हैं, तो सेक्रेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल सीक्रेट आउट होते हैं ना, उन मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, तो क्या बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है। इसलिए मिजोजोम के इसका पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, उसमें से होके सीक्रेट होंगे, वो क्या होंगे, मेम्ब्रेन के आउटसाइड कुछ मॉलिक्यूल डिपोजिट हो जाए, की वजह से क्या बनेगी, सेल वॉल बनेगी। अब पता चला कैसे सेल वॉल फॉर्म करता है। चलें आगे, ये अपना हो गया सेल मेम्ब्रेन। आज हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, आप कहाँ से स्टार्ट किए थे, हम यूकैरियोटिक सेल से स्टार्ट किए थे। यूकैरियोटिक सेल में हमने क्या पढ़ा था, पहले क्या बताया मैंने, ये बताओ, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, और क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट होते हैं, की वजह से साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। फिर हमने बोला अलग अलग यूकैरियोटिक सेल अलग अलग होती है। फिर हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखे। ठीक है, प्लांट सेल में ये तुम छोटे बच्चों वाली बात है, बार बार रिवाइज नहीं करवाऊँ। ठीक है, फिर हमने बात की किसकी, सेल वॉल की। सेल वॉल क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसमें भी पाई जाती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है। प्लांट में किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, किसकी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। एल्गी में किसकी बनी होती है, सेलुलोज, पेक्टिन, गैलेक्टेंस, मैनेज। पेक्टिन नहीं होता, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेज, कैल्शियम कार्बोनेट। सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेज और कैल्शियम कार्बोनेट। फंजाई में किसकी, काइटिन की बनी होती है। काइटिन किसका पॉलीमर, एनएजी का पॉलीमर, एनएजी का पॉलीमर होता है। तो इन दोनों को जगाओ, पानी देने का बोल रही थी, इस पे छिड़कते, जगाते इसे। क्लास में आए हो, पैसे दिए हैं यहाँ पे, हेडेक हो रहा है, हो जाओ, उन पैसों को वसूलो ना, काम कर रहे हो तुम अपना। हाँ, चलो क्या बता रही थी मैं, सेल वॉल बता, काइटिन की बनी होती है, एनएजी होता है। फिर हमने क्या बात की, स्ट्रक्चर की बात की, बीच में क्या होता है, मिडल लेमेला किसका बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का क्या प्रोवाइड करता है, सीमेंटिंग बाउंड्री। इसके दोनों तरफ क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल कौन सी सेल में होती है, इमेच्योर सेल में। मेच्योर सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है, तब डिमिनिश हो जाती है। प्राइमरी वॉल किससे बनी है, सेलुलोज से। फिर किसका डिपोजिशन हो गया, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन का डिपोजिशन हो गया, तो क्या बन गई, सेकेंडरी वॉल बन गई। सेकेंडरी वॉल कौन सी सेल में नहीं होती, मेरिस्टेमेटिक में। किस में होती है, मेच्योर सेल में होती है। कहाँ होती है, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट आउटसाइड होती है। ठीक है, फिर हमने बात की कि दो सेल में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा होता है। क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा में क्या पाए जाते हैं, पिट पाए जाते हैं, सिंपल और बॉर्डर्ड। जो फनल शेप होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बॉर्डर्ड पिट बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की सेल वॉल के फंक्शन की। क्या करता है, सेल की शेप को बना के रखता है, टर्जिडिटी मेंटेन करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है, इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है। ठीक है, फिर हमने क्या बात की, सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लेयर। केमिकल कंपोजिशन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग सेल में अलग अलग होती है। ह्यूमन आरबीसी में प्रोटीन कितना,
52%, लिपिड कितना 40%, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल बाकी जितना बाकी रह गया। ठीक है, फिर हमने बात की किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। दो पार्ट होते हैं, एक होता है लिपिड, एक होता है प्रोटीन। लिपिड कौन सी लेयर में, बाई लेयर में, एक पार्ट हेड एक पार्ट टेल। हेड कैसा, पोलर, टेल कैसा, नॉन पोलर। हेड में क्या होता है, हाइड्रोफिलिक की फोबिक, फिलिक, और टेल हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, प्रोटीन कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। किस बेस पे, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। कौन कौन सी, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है। इंटीग्रल प्रोटीन कैसे डूबी रहती है उसमें, पार्शियली और कंप्लीटली। और पेरिफेरल कहाँ होती है, आउटसाइड होती है। फिर हमने बात की फ्लूइड मोजेक मॉडल, किन्होंने दिया, सिंगर एंड निकलसन ने। कब दिया था, 1972 में दिया था। ठीक है, फिर हमने क्या बात की, फ्लूइड मोजेक मॉडल क्या कहता है, फ्लूइड नेचर किसका होता है, लिपिड का, और मोजेक नेचर किसका होता है, प्रोटीन का। लिपिड के अंदर कौन मूव करता है, प्रोटीन। कौन सी मूवमेंट शो करती है, लेटरल मूवमेंट शो करती है, जिससे क्या डिसाइड होता है कि फ्लूइड की कितनी है। फ्री फ्लो मूवमेंट कौन करता है, लिपिड करता है, फैट, फैट फ्लिप फ्लो। ठीक है, फैट लिपिड का ही पार्ट होता है। ठीक है, फिर हमने क्या बात की, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट दो तरीके का, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में एनर्जी नहीं चाहिए, एक्टिव में एनर्जी चाहिए। पैसिव अपहिल की डाउनहिल, डाउनहिल, और एक्टिव अपहिल। पैसिव में कौन कौन आएगा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। और एक्टिव में कौन आएगा, चैनल्स और पंप्स। और एक एग्जांपल क्या दे रखा है, सोडियम पोटेशियम पंप। इतने में कोई दुख दर्द पीड़ा परेशानी है तो बता दो। सबको समझ आया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कल तो किए नहीं थे, आज कर लेते। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन बायलेयर विद पोलर हेड टुवर्ड द इनर पार्ट। गलत बात है, आउटर साइड होता है। फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वो, ये सही है। सोडियम पोटेशियम पंप मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय पैसिव, गलत बात। प्रोटीन मेकअप 60 to 70, ये भी गलत बात। पूछा क्या है, सही बात, तो आंसर क्या आ गया, बी। व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम, these are found only in eukaryotic cell, गलत। these are self splicing intron of some RNA, इंट्रॉन तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत। द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s, कैसे सही है बेटा, प्रोकैरियोट में 80, तो ये क्या है, गलत। तो ये क्या बच गया, सही। दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, डी में न्यूक्लियोलस में होगा राइबोसोमल आरएनए, ये भी पढ़ा नहीं है वैसे। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, ये भी नहीं हुआ अभी, वैसे फिर भी बता देते हैं कौन होता है, राइबोसोम। मतलब किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, प्रोकैरियोट में भी होता है, और किसमें होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फिर एनवेलप में तो होगा। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया, कौन हो जाएगा, क्रोमेटोफोर। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, मीजोजोम, कौन करेगा, मीजोजोम। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय फ्लैजिला की हेल्प से, सीलिया बैक्टीरिया में नहीं होता है। ठीक है, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, वोल्वोक्स क्या है, एल्गी है। ठीक है, म्यूकर क्या है, फंजाई है। फुचेरेरिया क्या है, ये क्या है, बताओ तो, ये तो पता है मेरे को, आंसर सेकंड आएगा, निमेटोड्स, निमेटोडा में आता है ना ये, टेरेरिया बैंक्रोफ्टाई। तो कौन बच गया, एनाबिना नोस्टोक, क्या है, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट, पोलिसोम। नेक्स्ट, which of the following structure is not found in prokaryote, plasma membrane,
होता है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। ठीक है, ये दोनों होते हैं। कल के क्वेश्चन का आंसर बेटा जो नहीं समझ में, जो तुम्हें नहीं आ रहा है पूछ लेना मेरे से, ठीक है? या फिर एक दिन दोबारा से ले आएंगे, वो स्लाइड करवा देंगे।